हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फॉर एजुकेट्रिक। तो आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यहाँ से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम एनिमेशन के माध्यम से इसको समझेंगे और डेफिनेटली आपको क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीएम्बल को हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में उसका सारा बेसिक जो है वो जानेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग जिसकी शब्दावली है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं ना, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और देन थर्ड पार्ट में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी केस हैं, जैसे वेरुवारी केस हो गया, केशवानंद भारती हो गया, एलआईसी ऑफ इंडिया का केस हो गया, इसको हम लोग देखेंगे, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो हमारे संविधान का पार्ट है या प्रीएम्बल में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो तीनों पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो प्रीएम्बल यानी कि जो प्रस्तावना है ये आखिर होती क्या है। इसे आप लोग हमारे संविधान का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन या इसे सारांश भी कह सकते हो। हमारे संविधान की समरी है ये, जो कि संविधान के आदर्श यानी कि उसके आइडल जो हैं और उसका नेचर यानी कि उसकी प्रकृति को बताता है, और साथ ही जो हमारे संविधान का आखिर उद्देश्य क्या है उसको भी बताता है। और उद्देश्य बताने के कारण ही हमारे संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान की उद्देशिका किसे कहा जाता है, तो प्रीएम्बल को कहा जाता है। और अमेरिका वह देश था जिसने सबसे पहले प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, क्या विश्व के सभी लिखित संविधान में प्रस्तावना होती है? आंसर है नहीं, कुछ संविधान में होती है और कुछ देश के संविधान में नहीं होती है। तो फिर क्या जो अलिखित संविधान है उनमें प्रस्तावना हो सकती है? नहीं, क्योंकि ये संविधान तो है अपने आप में ही अलिखित है, और प्रीएम्बल को बताने के लिए लिखित होना जरूरी है, क्योंकि लिखित रूप में लिखी रहेगी तभी तो आप उसको प्रीएम्बल कहोगे। तो अलिखित संविधान में प्रीएम्बल नहीं होती है। तो अब बात करते हैं कि ये जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान में कैसे आई। सन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन प्रस्तुत किया, जिसमें ये बताया गया था कि हम जो ये संविधान बनाने वाले हैं इसका क्या उद्देश्य रहेगा। और यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया, और यही आगे जाके हमारी संविधान की प्रस्तावना बना। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, ध्यान से सुनिए। देखिए, जो ये हमारा ओरिजिनल प्रस्तावना थी, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव जो कि प्रस्तावना बन गई, तो ये जो ओरिजिनल प्रस्तावना थी इसमें 3 वर्ड नहीं थे। स्टार्टिंग में ये 3 वर्ड नहीं थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये 3 वर्ड जो हैं ये 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है गाइस ये फैक्ट, कई सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी गया है। अभी रिसेंटली यूपीएससी 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा गया था कि 26 जनवरी 1950 को कौन से कीवर्ड थे हमारी प्रस्तावना में। तो ये 3 वर्ड अगर आपको कोई भी ऑप्शन में दिख रहे हैं तो वो ऑप्शन गलत दिखेगा, ठीक है। तो ये 3 वर्ड जो थे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आप जो है डबल स्टार वाला मार्क कर दो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग जो प्रस्तावना है इसको डिटेल में देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन में ये 2 इमेज दिख रही होंगी। सबसे पहले ये जो दोनों इमेज दिख रही है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में जो है, इसको आप पढ़ सकते हो। तो इसको ना आप लोग को बाय हार्ट रट जानी चाहिए, क्योंकि आप केवल सिर्फ रट ही लेते हो ना, तो उससे ही आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। तो इसको रटने का सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि जो आपके स्टडी टेबल है उसके सामने आप चिपका लो और रोज हनुमान चालीसा की तरह जो है इसे आप पढ़ो, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है 3-4 दिन में अपने आप याद हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि वीडियो को पॉज करिए और इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो आई होप आप लोगों ने जो है इसको पढ़ लिया होगा। तो आप प्रस्तावना को जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है हम भारत के लोग, जो कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। और यूएन की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो बेसिकली ये जो हम भारत के लोग हैं ये बताता क्या है? ये जो हम भारत के लोग हैं ये संविधान के स्रोत को बताता है, यानी कि सोर्स को बताता है। तो संविधान के जानकारी का सोर्स कौन है? वो है हम भारत के लोग। अब आप यहाँ से मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि आपने तो एक संविधान के सोर्स वाली जो है वीडियो में तो ये बताया था कि हम लोगों ने अलग अलग देशों से लिया है, अमेरिका से ये चीज़ लिया है, तो फिर वो कौन से सोर्स थे? गाइस, वो भी सोर्स थे, लेकिन वो सेकेंडरी सोर्स थे। प्राइमरी सोर्स जो हमारे संविधान का है वो हम भारत के लोग हैं। अगर हम भारत के लोग ये सारे नहीं पढ़ते तो हम लोग कैसे जो है
हमारे संविधान में ये डाल पाते। तो जो प्राइमरी सोर्स है जानकारी का, जो प्राइमरी सोर्स है वो है हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग से ही संविधान को शक्ति मिलती है, संविधान को पावर मिलती है, ध्यान रखना। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के संविधान का मुख्य स्रोत क्या है, अगर उसमें हम भारत के लोग लिखा है तो आप हम भारत के लोग पे ही टिक लगाना, वही आंसर आपका सही होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कीवर्ड आते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये जो कीवर्ड हैं, ये 5 कीवर्ड, ये हमारे संविधान के आदर्श और प्रकृति को बताते हैं, यानी कि उसके जो आइडल्स और हमारे संविधान का नेचर क्या है उसको बताते हैं। तो ये जो 5 कीवर्ड है इनका ऐसे ही सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष है ये ओरिजिनल संविधान में हमारे नहीं थे। तो इसके बाद जो कीवर्ड आते हैं वो हमारे संविधान के उद्देश्य यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव को बताते हैं, जिसमें सबसे पहला है न्याय। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो ये जो है आपको हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 जो कि राज्य की नीति निर्देश व तत्व का है, वहाँ पर भी आपको ये न्याय के बारे में देखने को मिलेगा। तो हमारी प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय की बात करी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की बात करी गई है। इसके बाद हमारा अगला शब्द आता है स्वतंत्रता। तो हमारी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इनका सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है। और ये स्वतंत्रता आपको हमारे अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 90 में भी देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस और अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी की बात करी गई है, समानता की बात करी गई है। और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए बंधुता की बात करी गई है। गाइस ये जो कीवर्ड है ना बंधुता, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेटर्निटी, या सिंपल लैंग्वेज में समझो आपसी भाईचारा, जो कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आपसी में भाईचारा नहीं होगा तो ये जो उद्देश्य हैं और ये जो आदर्श हैं ये धरे के धरे रह जाएंगे और हम इसको जो है फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आपसी भाईचारा बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये जो है ये फ्रेटर्निटी वर्ड यानी कि जो हमारा बंधुत्व वर्ड है ये जुड़ा है। इसके बाद आती है एक डेट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछी भी गई है, 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट, अधिनियमित यानी कि इनेक्ट और आत्मार्पित गिव टू आवर सेल मतलब कि अपने आप को ये संविधान दिया है। अब सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे जाइए, इस संविधान को बनाया किसने, यह संविधान का सोर्स क्या है, हम भारत के लोग। और ये संविधान दिया किसको जा रहा है, अपने आप को, मतलब कि हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और बंधुता हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। और इसे हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, किस चीज़ के माध्यम से, इसे हम लोग इन 5 आदर्शों को फॉलो करके जो है अच्छे से अचीव कर सकते हैं। और आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें ये जितने भी कीवर्ड दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे एग्जाम में आते हैं। तो चलिए एक क्विक रिवीजन हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि जो हम भारत के लोग हैं ये यूएन की प्रस्तावना से लिया गया है, और यूएन की प्रस्तावना अमेरिका के प्रस्तावना से इन्फ्लुएंस है। देन उसके बाद हम लोगों ने जो है हमारे 5 कीवर्ड देखे थे जो कि इसके आदर्श को बताता है, जिसमें से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, जिन्हें 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। उसके बाद जो है 3 प्रकार के न्याय देखने को मिले थे जो कि उद्देश्य को बताते हैं। उसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और बंधुता हम लोग को देखने को मिली थी, जो कि ये हमारे उद्देश्य थे। तो इसमें इंटीग्रिटी जो अखंडता वर्ड है ये भी 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन के आंसर आपको जो है कमेंट करके बताने हैं। एक्चुअली कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर लिखना है कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में हैं, इन सबको आपको पढ़ना है और अच्छे से जो है आंसर देना है। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने प्रीएम्बल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने उसके आदर्श और उद्देश्य देखे थे। तो उन आदर्श में से आज हम लोग बात कर रहे हैं संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता, सोवर्निटी, जो कि आयरलैंड से लिया गया है और ये लैटिन भाषा के सुपर एनस वर्ड से आया है, जिसमें सुपर का मतलब होता है सर्वोच्च और एनस का मतलब होता है सत्ता, मतलब कि सर्वोच्च सत्ता। यानी कि ये जो राज्य है या देश है ये अपने निर्णय यानी कि डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होगा,
और कोई भी देश हम पर अधिकार नहीं जता सकता या कोई भी देश हम पर दबाव नहीं डाल सकता कोई भी डिसीजन को लेने के लिए। या अगर हम लोग पुष्पा भाव के अंदाज में समझें, मैं झुकेगा नहीं क्योंकि वी आर सोवरेन। प्रभु सत्ता, सर्वोच्च सत्ता या अंतिम सत्ता या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, ये जो है एक ही नाम है। सोवरेनिटी को ही ये जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। संप्रभुता का जनक जीन बोडेन को कहा जाता है और ये जो है दो प्रकार की होती है, आंतरिक संप्रभुता इंटरनल सोवरेनिटी, जिसके जनक गार्नर थे। देखिए, इंटरनल जो मामले होते हैं, भारत के आंतरिक मामले जो होते हैं, उस पर कोई भी बाहरी दबाव नहीं आ सकता या कोई भी बाहरी प्रेशर या बाहरी देश जो है हमको इंटरनल डिसीजन लेने के लिए जो है दबाव नहीं डाल सकता है। और दूसरी होती है बाह्य संप्रभुता, जिसके जनक ग्रोसियस थे। जितने भी इंटरनेशनल मामले होते हैं या किसी गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं, उसके लिए जो है हम लोग इंडिपेंडेंट है, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो देश है, भारत देश है, क्या ये संप्रभु है? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि जो है हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसमें संप्रभु लिखा हुआ है। लेकिन गाइस, इसके जो है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करता हूँ नेगेटिव एग्जाम्पल। अब जैसे देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जो यूएसए है उसने ईरान पर सैंक्शन लगा दिए थे कि कोई भी उससे जो है ऑयल परचेस नहीं कर पाएगा। तो जिसके कारण हम लोग भी जो है ऑयल परचेस नहीं कर पा रहे थे। तो इससे हमारी संप्रभुता को आहत मिला और हम लोग ऑयल उससे परचेस नहीं कर पाए। तो ये जो है एक तरीके से हमारे सोवरेनिटी के लिए नेगेटिव पॉइंट था। दूसरा, डब्ल्यूटीओ में भी कई सारे पेटेंट वगैरह हम लोग को लेने होते हैं, तो उसमें भी जो है हमारे साथ भेदभाव किया जाता है और उसमें जो है हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और आपने कोरोना के टाइम एक एग्जाम्पल देखा होगा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इंडिया को धमकी दे डाली थी कि हाइड्रोक्लोरोक्विन जो मेडिसिन है वो भेजो, वरना हम आपको देख लेंगे, मतलब धमकी दी थी। तो एक तरीके से ये हमारी सोवरेनिटी को ही आहत पहुंचाई थी। फिर हम लोगों ने जो है जल्दी जल्दी हाइड्रोक्लोरोक्विन वहाँ पर भेजी थी। देन इसके कुछ आपको पॉजिटिव पॉइंट भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम लोग रशिया से जो है S-400 हम लोगों ने परचेस किया। इसके लिए भी जो है अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हमारी संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए हमारा जो है S-400 हम लोगों ने रशिया से परचेस किया। फिर हम लोगों ने इजराइल की कैपिटल में भी जो है उसको एक्सेप्ट किया था। बाकी देश जो है हमको फोर्स कर रहे थे कि इजराइल की कैपिटल को एक्सेप्ट ना करो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। और रिसेंटली अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, यूक्रेन रशिया वॉर में जो यूएनएससी की जो काउंसिल हुई थी, उसमें जो है हम लोगों ने रशिया के खिलाफ वोट देने में एब्सेंट कर दिया, मतलब कि हम लोगों ने किसी को वोट नहीं दिया था। जबकि काफ़ी सारे देश जो है हमको दबाव बना रहे थे कि जो है रशिया के खिलाफ आप वोट दीजिए, लेकिन हम जो है सोवरेन कंट्री, हम पर कोई अधिकार नहीं जता सकता। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि फिर से अमेरिका जो है रशिया से ऑयल परचेस करने के लिए हम लोग को मना कर रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी ऑयल परचेस कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये चीज़ ये बताता है कि हम लोग एक संप्रभु यानी कि सोवरेन कंट्री हैं। तो आप लोग को भी लगता होगा कि कभी कभी हम लोग जो है संप्रभु हैं या संप्रभु नहीं है। तो आखिर ये चल क्या रहा है? देखो, जब एलपीजी हुआ यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो ये जो कंट्रियां हैं, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियां हैं, वो धीरे धीरे करके जो है गुड्स एंड सर्विस के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होने लगी। तो आज के समय में ये कहना कि कोई भी देश पूरी तरह से संप्रभु है, ये सही नहीं होगा। हर कोई ना कोई देश एक दूसरे पे डिपेंड है और किसी भी देश की संप्रभुता उसकी जनता पर निर्भर होती है। बेसिकली अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो संप्रभुता है वो भारत की जनता पर निहित है। भारत की जनता ही जो है वो सुप्रीम है। तो हमेशा राज्य जो है वो भारत की जनता के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि उसकी भलाई, उसके वेलफेयर के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेगा, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, चाहे वो इंटरनल लेवल पर हो। तो कोई भी देश जो है हम पर अधिकार जता नहीं सकता है। और ये जो संप्रभुता है, इसकी मूल अवधारणा राजनीति के, बेसिकली ये जो डिसीजन लिए जाते हैं ये पॉलिटिकल लेवल पर लिए जाते हैं, राजनीति लेवल पे लिए जाते हैं। तो आई होप गाइस आपको जो है संप्रभुता अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने प्रस्तावना के आदर्श में से संप्रभुता को समझा था, और आज हम लोग बात कर रहे हैं समाजवाद की, जिसका अर्थ होता है सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस। यह समाजवाद धन और संपत्ति को समाज में समान वितरण की बात करने वाली एक विचारधारा है।
और इसे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जो पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये 3 वर्ड जो है हमारे मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये जो समाजवाद है ये वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य की बात करता है। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यानी कि जो डीपीएसपी हैं, उसने परोक्ष यानी कि इम्प्लिसिटली रूप से भारत को एक समाजवादी राज्य बना दिया है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1995 के आबादी अधिवेशन में ये कहा गया था कि जो भारत एक समाजवादी राज्य है। भारत प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक या गांधीयन सोशलिज्म यानी कि गांधीवाद समाजवाद को फॉलो करता है, ना कि साम्यवादी समाजवाद को, जो कि कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। दोनों की विचारधारा में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जो मार्क्सवादी समाजवाद है उसमें समाज के कल्याण के लिए हिंसा की बात करी गई है, जबकि गांधीवाद विचारधारा में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। परंतु दोनों में एक समानता है कि दोनों की विचारधारा राज्य के अस्तित्व को अस्वीकार करती है। हम लोग बात करते हैं सेक्युलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष के बारे में, जिसका अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। इसमें राज्य या देश का कोई धर्म नहीं होता है। और हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अलावा कहीं और पूरे संविधान में आपको सेकुलर वर्ड नहीं दिखेगा, जिसे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, उसके माध्यम से जोड़ा गया था। और इस समय सेकुलर वर्ड का हिंदी में जो अनुवाद किया गया वो था पंथ निरपेक्ष। अब आप लोग पूछेंगे फिर ये जो पंथ निरपेक्ष है और धर्म निरपेक्ष है इसका क्या अर्थ है? तो इस पर जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आपको अभी जो है इन दोनों को एक ही मान के चलना है, क्योंकि अदर एग्जाम जो नॉन आईएएस एग्जाम है उसमें जो है धर्मनिरपेक्ष वर्ड ही यूज़ किया गया है। तो जो है मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब आपको जो है इसका अच्छे से आइडिया लग जाएगा। और उसी वीडियो में आपको ये पता चल सकेगा कि जो हमारे इंडिया का सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न के सेकुलरिज्म से किस तरह से अलग है, क्योंकि यूपीएससी भी ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। 1994 में एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो सेकुलरिज्म है ये संविधान का मूल ढांचा है। अच्छा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम लोग प्रस्तावना में से ये सेकुलर वर्ड हटा देते हैं तो हमारे संविधान के मूल ढांचा में कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो 42वें संविधान संशोधन से पहले ये तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में था ही नहीं, तो इसको में जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्रस्तावना हमारे संविधान पर डिपेंड है, ना कि हमारा संविधान प्रस्तावना पर डिपेंड है। हमारी प्रस्तावना को जो पावर मिलती है वो संविधान से मिलती है, ना कि हमारे संविधान को पावर हमारी प्रस्तावना से मिलती है। अच्छा, इसे एक एग्जांपल से समझो। यह है शादी का कार्ड और यह है दूल्हा दुल्हन। अगर शादी के कार्ड में आप कुछ भी चेंज करोगे तो उससे जो है इनकी दूल्हा दुल्हन की शादी में कोई फर्क पड़ने वाला है? आंसर है नहीं। क्यों फर्क पड़ेगा? तो ये जो शादी का कार्ड है यही है आपकी प्रस्तावना, और ये जो दूल्हा दुल्हन है ये हमारा संविधान। तो आप शादी के कार्ड में कुछ भी चेंज कर लो, किसी का नाम भी चेंज करना हो, या तो शादी का कार्ड भी ना हो, तब भी दूल्हा दुल्हन तो रहेंगे ना। दूल्हा दुल्हन की शादी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आई होप आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 25 और 27 जो कि जो है सेकुलरिज्म को दर्शाते हैं। देखिए, अनुच्छेद 25 और 27 है, इसमें जो सेकुलरिज्म वर्ड नहीं यूज किया गया है, बट उसका जो सेंस है, उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो बताता है कि जो हमारा संविधान है वो सेकुलर है। अच्छा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि जो आर्टिकल 25 है वो हमारे संविधान का मूल ढांचा है क्या, या जो आर्टिकल 25 है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है? आप में से 90% लोग कहेंगे हाँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जो आर्टिकल 25 और 27 है ये सेकुलरिज्म को दर्शाते हैं, उनका सेंस जो है सेकुलरिज्म को दर्शाते हैं। तो ये जो होगा, ये आर्टिकल 25 जो होगा वो हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर होगा। तो आंसर है नहीं, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए, जो आर्टिकल है, आर्टिकल अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, उससे जो सेंस निकलता है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा, तो फिर अगर हम लोग आर्टिकल 25 को हमारे संविधान से हटा दें तो हमारे संविधान के मूल ढांचा को आहत होगा या हमारे संविधान के मूल ढांचा पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर है यस, क्योंकि अगर आप ये आर्टिकल को हटा देते हो तो हमारे जो संविधान
का जो सेंस निकलता है, इस आर्टिकल से जो सेंस निकलता था सेकुलरिज्म का, वो सेंस ही खत्म हो जाएगा। तो फिर हमारा संविधान जो है वो सेकुलर नहीं रहेगा। इससे जो है हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को आहत होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो आर्टिकल अपने आप में कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता, उससे जो सेंस निकलता है, जो इंटरप्रिटेशन निकलता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। संविधान के मूल ढांचा पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको उस टाइम जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे मूल ढांचे के पार्ट हैं, वो भी आपको वहाँ पर समझ में आ जाएंगी। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए, इनको पढ़िए और इनका सही आंसर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं लोकतंत्रात्मक और गणराज्य के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों में क्या क्या जो है बेसिक अंतर होते हैं। वो सारे कंफ्यूज जो हैं आपके आज दूर हो जाएंगे। और ये सीक्वेंस भी याद रखना, जो आपका लोकतंत्रात्मक है ये चौथे नंबर पर आता है और जो गणराज्य है ये 5वें नंबर पर आता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। तो लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र हो या प्रजातंत्र हो या इंग्लिश में इसे ही डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसकी डेफिनेशन आप सभी लोगों को याद होगी, बचपन में आपने लोगों ने रटी होगी 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में कभी, जो कि अब्राहम लिंकन जी द्वारा दी गई थी कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही जो है प्रजातंत्र है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, ये सब आप लोग जानते ही हैं। तो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि जनता का शासन यानी कि रूल ऑफ सिटीजन को ही हम लोग प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी है ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये जनरली उन देशों में पाई जाती है जहाँ पर जनसंख्या कम होती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में जो लोग हैं वो गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी बड़ा डिसीजन लेती है कंट्री के लिए, तो वहाँ की जो जनता है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है गवर्नमेंट के डिसीजन में। तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहीं अगर हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें जो जनता है एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, मतलब कि एक नेता चुन लेती है एक एरिया में कि हमारा ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये हमारे बिहाफ में जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगी पॉलिसी मेकिंग में, तो ये जो है जनता के बिहाफ में पार्टिसिपेट करेगा गवर्नमेंट के डिसीजन लेने में। तो बेसिकली जो है ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हुई। हमारे इंडिया में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब देखो, ये डेमोक्रेसी कोई भी हो, पर हर देश में आपको एक राजाध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ द स्टेट देखने को मिलता है। ये दो तरीके से चुने जाते हैं। एक तो होता है मोनार्क तरीका, ये जिसमें राजतंत्रात्मक होता है, जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनता है। दूसरा होता है रिपब्लिक तरीका, यानी कि जो गणराज्य होता है उसमें जो है राजा का बेटा राजा नहीं बनता, बल्कि राजा वो बनता है जो उसका हकदार होता है। तो हमारे भारत में गणतंत्र है, जिसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जो है डेमोक्रेसी और जो रिपब्लिक है इन दोनों में कुछ और अंतर को देखते हैं। देखिए, जो डेमोक्रेसी है इसमें रूल ऑफ सिटीजन होता है, वहीं अगर हम लोग रिपब्लिक में बात करें वहाँ पर रूल ऑफ लॉ होता है। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही रिपब्लिक में वर्क होता है। तो ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो रिपब्लिक है, ये रिपब्लिक माइनॉरिटी के संरक्षण की बात करता है, उनको सेफगार्ड करने की बात करता है, जबकि प्रजातंत्र में माइनॉरिटी के लिए सेफगार्ड की बात नहीं करता है। प्रजातंत्र में पॉपुलर विल यानी कि लोकप्रिय इच्छा पर जोर दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि इलेक्शन। तो देखिए, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव हुए हैं, तो जो है 5 राज्यों में 6 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, उसमें पंजाब में सालों से चली आ रही जो कांग्रेस की सत्ता है उसको समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई। तो जनरली ये क्या दर्शाता है, ये किसी एक पार्टी की जीत नहीं हुई, ये जबकि हमारी डेमोक्रेसी की जीत हुई है, क्योंकि जनता ने जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को या अपने अध्यक्ष को चुना था। तो ये जो है हमारी डेमोक्रेसी या जो हमारा प्रजातंत्र है उसको दर्शाता है। वहीं हम लोग रिपब्लिक में बात करें तो ये जो है इंडिविजुअल राइट की बात करता है। जैसे कि सबरीमाला केस में आपने देखा होगा, वहाँ पर महिलाओं की इंडिविजुअली लेवल पर जो है केस सुनाया गया था। तो बेसिकली ये जो है ये इंडिविजुअल राइट की प्रोटेक्ट करने की बात करता है रिपब्लिक। और ऐसे ही आप लोग 3 तलाक वगैरह भी ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका रिपब्लिक।
तो अगर हम लोग इसको शॉर्ट में कंक्लूड करें तो इलेक्शन तक, जब तक गवर्नमेंट आपकी सिलेक्ट नहीं हो जाती है तो इलेक्शन तक आप ये कह सकते हो कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद सरकार बन गई तो सरकार जो काम करेगी वो रूल ऑफ लॉ पे काम करेगी, जो कि ये दर्शाता है कि जो हमारा भारत है रिपब्लिक है। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हो कि जो हमारा भारत है ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसलिए जो है प्रीएम्बल में आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, पहले लोकतंत्र दिखता है हमको इलेक्शन में, फिर दिखता है गणराज्य। ओके, तो आई होप आपका जो है सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। एक वीडियो और बनेगा प्रीएम्बल पे, उसके बाद जो है आपका प्रीएम्बल का टॉपिक कवर हो जाएगा, जिसमें हम लोग जो है बेसिकली कौन कौन से केसेस थे, जिसमें आपके कई सारे क्वेश्चन होंगे कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का पार्ट है या नहीं है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना अगर होगी तो संविधान पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं होगी तो संविधान पे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सारे जो डाउट हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मैं आपको ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो सबसे पहले मुद्दे की बात यह है कि जो ये प्रस्तावना है ये हमारे संविधान का भाग है या नहीं, या इसे भी जो है बाकी भाग की तरह संशोधन या संशोधित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए 1960 में सबसे पहला केस आता है जिसका नाम है बेरुवारी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है। तो इस जजमेंट के खिलाफ 1973 में एक लैंडमार्क केस आता है जिसका नाम था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, जिसमें यह कहा गया था कि यह जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है और इसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान के बाकी भाग की तरह संशोधित या संशोधन किया जा सकता है। तो ये गाइस, ये जो केशवानंद भारती केस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है केशवानंद भारती जी जो हैं वो शांत हुए हैं और ये न्यूज़ में भी रहता है काफ़ी। तो ये आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में आप ये पूछा जाता है। और यही वो केस है जिसमें संविधान के मूल ढांचा की अवधारणा रखी थी, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जो है उसकी अवधारणा इसी केस के माध्यम से रखी गई थी। इसके बाद 1995 में LIC ऑफ इंडिया का केस आता है, जिसके जजमेंट में इस बात को और स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है। तो इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रस्तावना में ये जो 3 वर्ड हैं, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा, ये जो 3 वर्ड है ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। और जो ये प्रस्तावना है ये प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि ये नॉन जस्टिसेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है। मतलब कि इसको लेकर जो है आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते और कोर्ट से ये नहीं कह सकते कि देखिए हमारी प्रस्तावना का हनन हुआ है। जैसे कि फंडामेंटल राइट को आप ले जा सकते हो, फंडामेंटल राइट का अगर आपका जो है हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो कि इससे ये फंडामेंटल राइट का हमारा वायलेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेगा। लेकिन प्रस्तावना में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये नॉन जस्टिसेबल है। जैसे कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, वो भी नॉन फोर्सेबल है, नॉन जस्टिसेबल है। वैसे ही जो है हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कोई भी वर्ड जो लिखा हुआ है उसको जो है आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते बाय कोर्ट। ओके, जो प्रस्तावना है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके सबऑर्डिनेट है, मतलब कि उसके नीचे आती है, ना कि प्रस्तावना संविधान के ऊपर आती है। ओके, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन सी क्रांति हैं जिसका प्रभाव हमको हमारी प्रस्तावना में देखने को मिलता है। तो अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और बोल्शेविक क्रांति, इन क्रांतियों का जो है प्रभाव आपको हमारी प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। और इसके बाद ये जो आदर्श और उद्देश्य हैं जो हम लोगों ने देखे थे, तो ये जो हैं ये आपको हमारे संविधान में कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। ये संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट में देखने को मिलेंगे, DPSP, और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य, वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो ये हमारी प्रीएम्बल है, ये प्रीएम्बल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या ये संविधान का मूल ढांचा है? तो आंसर है नहीं। देखिए, प्रीएम्बल अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन प्रीएम्बल के अंदर जो कीवर्ड लिखे गए हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। इससे आपको एक चीज़ और पता चलेगा कि जो हमारी प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना अगर हमारे संविधान में नहीं होती तो इससे कुछ फर्क पड़ता? तो आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमारे जो है वर्ल्ड में काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें प्रस्तावना नहीं है लेकिन वो फिर भी सस्टेन करते हैं या फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। प्रस्तावना होने या ना होने से संविधान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ स्टेटमेंट ध्यान रखिए। के मुंशी ने कहा था
कि जो हमारी प्रस्तावना है ये होरोस्कोप अवर सोवरेन डेमोक्रेसी, मतलब कि हमारी जो संप्रभु प्रजातंत्र है उसका जो है ये कुंडली है। इसके बाद पंडित ठाकुरदास जी ने कहा था कि जो प्रस्तावना है ये जो संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है या संविधान की जो है गहना है, ये इन्होंने कहा था। तो आई होप आपको जो है ये प्रीएम्बल अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी के पार्ट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सब की लिंक है, आप वहाँ से जाके उन सारे पार्ट को देख सकते हैं। और ये टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। सो गाइस, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह की और बहुत सारी वीडियो हम आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ से जाके सारे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।